हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में था, लेकिन हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। ठीक है। तो विधायी संबंध वाला जो टॉपिक था हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अभी के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रशासनिक संबंध के बारे में, कि केंद्र राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये आएगा भाग 11 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके अध्याय 2 के अंदर। सिंपल है याद करना, जो विधायी संबंध था वो भाग 11 में था, और जो प्रशासनिक संबंध है ये भी भाग 11 में है। बस पहला वाला विधायी संबंध अध्याय 1 में था, और प्रशासनिक संबंध के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अध्याय 2 में बात की गई है। और ये हमने नहीं बांटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिवाइड किया है केंद्र राज्य संबंधों को इस आधार पर। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रशासनिक संबंधों के बारे में, केंद्र राज्य संबंध की प्रशासनिक संबंध। तो डियर फ्रेंड्स, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध को जैसे पिछली बार हमने विधायी संबंध को डिवाइड किया था क्षेत्र के आधार पर, विषय के आधार पर, सेम वैसा ही हम प्रशासनिक संबंध को भी क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर बांटेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो क्षेत्र के आधार पर प्रशासनिक शक्ति के वितरण को हम पढ़ते हैं। सिंपल है वैसे, संघ की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार संपूर्ण भारत में है, जबकि राज्य की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार केवल उस राज्य के क्षेत्र में है। ये तो हमें अच्छे से अंडरस्टूड है। यूपी गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी, तो यूपी का विधानमंडल जो रूल बनाएगा, प्रशासनिक शक्तियों की बात करेगा, तो वो सिर्फ यूपी के लिए ही लागू होगा। प्रशासनिक शक्तियों में सुधार या कोई नया नियम लाया जाए तो वो यूपी गवर्नमेंट लागू करे और कहे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट भी लागू करे इसको ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं होता है। जो स्टेट लाएगा वही लागू करेगा अपने में, और सेंटर की शक्तियाँ तो पूरे देश में लागू होंगी। दूसरा है विषय के आधार पर प्रशासनिक शक्ति का वितरण। ये इंपॉर्टेंट है। विषय के आधार पर क्या होता है, कैसे होता है वितरण, देखते हैं। संघ सूची के विषय का प्रशासन संघ के अधिकारी करते हैं, ठीक है, जबकि राज्य सूची के विषय का प्रशासन राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो ये तो सिंपल है। समवर्ती सूची के विषय का प्रशासन राज्य के द्वारा किया जाता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है। ये तो हमें पता है ना, सेंटर की कोई शक्ति है, सेंटर की सूची के विषय का प्रशासन की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी काम करेगा उसके अंदर, और राज्य सूची है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की कोई बात है तो उस टॉपिक पे, उस विषय पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी काम करेगा। लेकिन अगर बात की जाए संघ सूची और राज्य सूची को हटाकर समवर्ती सूची की, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची के विषय पर अगर प्रशासनिक कार्यों की बात की जाए तो उस पर कौन काम करता है, राज्य के द्वारा। राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी उठाता है किसके विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के तो जो 2 लाइन थे वो वैसे भी आप अंडरस्टूड था, इजीली आप समझ सकते हो। ओके, उसके बाद क्या डियर फ्रेंड्स, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी केंद्र के पावर को ज़्यादा दिखाया गया है राज्य की तुलना में। तो केंद्र क्या क्या निर्देश दे सकता है राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को या राज्य को प्रशासन के संबंध में। तो पहला है, राज्य द्वारा केंद्र की प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में बाधा न डालने का उद्देश्य। ठीक है, साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि सुनो, हम इस परियोजना पे काम कर रहे हैं और कृपा करके हमारे इस परियोजना में बाधा मत डालना। जैसे कि सपोज रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, आप मान लो कि कोई स्टेट, कोई भी एग्जाम्पल लो, पंजाब ले लो, पंजाब में रेलवे लाइन का अगर विस्तार हो रहा है, रेलवे पटरियाँ बिछ रही हैं, तो ये सेंटर के विषय है, मतलब ये सेंटर की जिम्मेदारी है, रेल मंत्री ये सब करवा रहे हैं। लेकिन वो अगर पंजाब में बिछ रहा है रेलवे लाइन तो उसमें पंजाब सरकार कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, आइडियल आदर्श रूप में तो नहीं डालना चाहिए कोई बाधा। दूसरा है कि दूसरा क्या निर्देश देता है केंद्र राज्य को, ये एक तरीके से धमकी है, और धमकी है बड़े अनुशासनात्मक तरीके से, डिसिप्लिन में रह करके धमकी दी है सेंटर ने स्टेट को। सैनिक व राष्ट्रीय महत्व के पुलों व संरचनाओं की सुरक्षा का निर्देश। पुल मतलब ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी देश के सेवा की बात है, राष्ट्रीय सेवा में सैनिक और उसके महत्व की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके पुलों और संरचनाओं की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। सपोज कोई भी सीमावर्ती एरिया है, असम है, उत्तराखंड लेके चलो एग्जाम्पल के तौर पे, उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल, चाइना, तिब्बत, ठीक है, इनको टच करता है। तो इस जगहों पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाई गई हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको है, दी गई है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी है, ठीक है। और काफ़ी तय लहजों में कहा है कि भाई करनी पड़ेगी तुम्हें, ये तुम्हारा काम है। तीसरा, रेलवे की सुरक्षा का निर्देश। रेलवे की सुरक्षा का मेन काम तो सेंटर का होता है, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को। और लास्ट है हिंदी भाषा की उन्नति और प्रसार का निर्देश। ऐसा नहीं है कि आप साउथ में जा रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तो वहाँ पे आप हिंदी भाषा को क्रिटिसाइज करोगे या उसको हतोत्साहित करोगे। नहीं, आपको हिंदी को हमेशा मोटिवेट करना है, उसकी उन्नति और प्रसार की ही बात करनी है। आप अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को करो मोटिवेट, उसको करो, मतलब उसका करो प्रचार प्रसार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आप अगर हिंदी के अलावा कोई और भाषा यूज करते हो, सपोज इंग्लिश यूज करते हो अगर, तो ये 4 जो निर्देश हैं ये दिया है केंद्र सरकार ने, केंद्र ने राज्यों को। प्रशासनिक निर्देश कहेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रशासनिक निर्देश। हो सकता है ये फैक्चुअल फिल्म्स के क्वेश्चन में बन जाए कि निम्न में से कौन से प्रशासनिक निर्देश हैं जो केंद्र ने राज्य सरकार को दिए हैं या राज्य को दिए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में क्या पढ़ेंगे? यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहा, ठीक है, जैसे कि ममता दीदी का नाम याद आता है ये सुनते ही कि बंगाल गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, सेंटर कुछ भी बोले तो उस पर अड़ंगा कर लेती है, ठीक है, दीदी जिंदाबाद। आर्टिकल 365 ये याद रखना, यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो आर्टिकल 365 के अनुसार इसे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। वह इस आधार पर, अब देखो यहाँ पे सेंटर ने एक तरीके से धमकी दी हुई है, वह इस आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356, आई थिंक आपको याद आ गया होगा आर्टिकल 356 क्या है, अनुच्छेद 356 की शक्ति का प्रयोग करके उस राज्य में कौन सा शासन लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लगाने की घोषणा कर सकता है। एक तरीके से ये अभी तक तो काफ़ी तमीज़ से बात हो रही थी, लहजे से बात हो रही थी कि भाई ऐसा अपने स्टेट जो भी बोल रहा है उसमें राज्य कोई अड़ंगा ना डाले, और अगर अड़ंगा डालेगा, बीच में आएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल तो बंगाल गवर्नमेंट का ही लगता है हमें, तो क्या हो सकता है? आर्टिकल 365 का यूज कर सकता है सेंटर, केंद्र सरकार, और राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, ऐसा धमकी दिया गया है। उसके बाद अगले आर्टिकल में क्या है? केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र व राज्य आपसी सहमति से प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान कर सकता है। केंद्र और राज्य आपसी सहमति से प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान कर सकता है। इट मीन्स क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि कोई आईपीएस है, कोई फेमस आईपीएस है, किसी रीजन में अच्छा काम कर रहा है। सपोज कर लो कि कोई आईपीएस है जो यूपी में अच्छा काम कर रहा है तो आईपीएस सेंटर की सर्विस, लेकिन जब उनको कैडर बांटा जाता है तो जो कैडर उसको मिलता है वो उस राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, फिर राज्यपाल के अंतर्गत या मुख्यमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है। जैसे कि आपको अगर उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्यपाल के अंतर्गत कार्य करोगे, राज्यपाल के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर केंद्र राज्य से उस प्रशासनिक अधिकारी को ले सकता है, बात कर सकता है, एक लेटर लिखेगा केंद्र कि हमें ये प्रशासनिक अधिकारी की ज़रूरत है, तो आप इनका ट्रांसफ़र कर दो हमारे साइड, हम जहाँ जाते हैं, या फिर इनको परमिशन दे दीजिए कि हम इनको अपने पास रखें। तो ये बात है। उसके अलावा अगर कोई अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में रहते हुए भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ सामाजिक हित के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में केंद्र ले सकता है उस अधिकारी को प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। तो अगला आर्टिकल क्या है? केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के तहत विभिन्न प्रकार की लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा व अखिल भारतीय सेवा आती है। ये तो हमें पता है अच्छे से, हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के तहत विभिन्न प्रकार की लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल है, जैसे कि हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IRS जो भी है। तो डियर फ्रेंड्स देखो, तो डियर फ्रेंड्स पीजी में है, लाइट भी गया, इन्वर्टर भी नहीं है, तो हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ लिया, और प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ना, विधायी संबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करते हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।